कोशिश करिएगा कि मेरे से पहले आप लोग आंसर देने की। तो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, किसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर दिया। तो देखिए, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 184 ईसा पूर्व में इसकी हत्या हो जाती है। कब? 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की। किसके द्वारा इसकी हत्या की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग। यहां जो मैंने लिखा है पुष्यमित्र शुंग, इसने जो है बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का अंत कर दिया और इस प्रकार से एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसको हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। इसका जो सरनेम था शुंग, उसी से शुंग वंश की स्थापना होती है। और जो पुष्यमित्र शुंग था ब्राह्मण था, तो इसको जो है ब्राह्मण वंश का स्थापना भी कहा जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश का अंत किया, शुंग वंश की स्थापना की, ब्राह्मण वंश का भी संस्थापक इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य में किस पद पर पदस्थ था? तो जो पुष्यमित्र शुंग है मौर्य शुंग वंश का संस्थापक, ये मौर्यों का सेनापति था। मतलब जो बृहद्रथ है उसका सेनापति था। और बृहद्रथ जब अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, वर्ष में एक बार होता है सेना का निरीक्षण करना, मतलब पहले होता था, अभी भी होता है, तो अभी अलग तरीके से होता है। वो जो आर्मी जनरल होते हैं वो लोग करते रहते हैं। तो पहले जो है जो राजा होता था वो अपनी सेना का निरीक्षण करता था, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तो जो बृहद्रथ है वैसे ही अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था और पुष्यमित्र शुंग पूरी सेना के सामने बृहद्रथ की हत्या कर देता है। ये सेनापति के पद पर पदस्थ था। अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम ब्राह्मण वंश कौन था? तो यही पुष्यमित्र शुंग प्रथम ब्राह्मण शासक था और वंश पूछ रहा है तो आपका शुंग वंश प्रथम ब्राह्मण वंश था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग पहला शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। किस स्रोत से ज्ञात होता है? तो आपको बताना है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया गया था। सबसे पहला चीज तो आपको यही याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वो भी एक नहीं 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये बहुत बार पूछा गया है कि किस शासक द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो अयोध्या शिलालेख से। ध्यान रखना, अयोध्या से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जहां पर पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। पुष्यमित्र शुंग का समकालीन वह व्यक्ति कौन है जिसने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था? तो कौन था पाणिनि के महाभाष्य पर अष्टाध्यायी लिखने वाला? तो अच्छा, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखने वाला, माफी चाहूंगा। तो पुष्यमित्र का समकालीन एक विद्वान थे जिन्होंने पाणिनि जिनको भारत के व्याकरणाचार्य माना जाता है, इन्होंने भारत के प्रथम व्याकरण जिसका नाम था अष्टाध्यायी, इसकी रचना की थी पाणिनि ने। तो पुष्यमित्र के समय पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर महाभाष्य लिखा गया, एक टीका लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। बहुत बार ये चीज पूछा गया है। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ये भी इससे पता चल जा रहा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह शुंग शासक कौन था जिसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया? सम्राट अशोक के विषय में कहा जाता है कि उसने जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ देखने को मिलता है क्या? नहीं। तो ये जो 84,000 स्तूप है जिसको अशोक ने बनवाया था, इसको किसी शासक द्वारा नष्ट कर दिया था, इन सभी 84,000 स्तूपों को। तो वो शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग, इसी ने इन 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित किस स्तूप के बाहर लकड़ी के जंगलों के स्थान पर पत्थर के जंगले लगवाए थे? तो ये जो है सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में ना सांची, जो अशोक द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप, तो वहां पर जो लकड़ी के जंगले लगवाए गए थे, खिड़की आदि का जो पल्ला रेलिंग वगैरह है वो लकड़ी का था। अब लकड़ी जो है एक टाइम के बाद खराब हो जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग के समय में उन लकड़ी के जंगलों को हटा करके वहां पर पत्थर के जंगले लगा दिए गए। पत्थर जो है अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। जो पुष्यमित्र शुंग था ना, इसने सांची के अलावा भरहुत वहां पर भी ऐसे ही काम करवाया था। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है
कि एक तरफ कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था, दूसरी ओर बोला जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग जो है अशोक के बनाए स्तूपों का जीर्णोद्धार करवाया था। एक और उसको कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था, दूसरी तरफ उसको सहिष्णु भी दिखाया जाता है। और ये दोनों चीजें ना उस समय के जो धार्मिक ग्रंथ हैं या दूसरे ग्रंथ हैं उन्हीं में से पता चलता है, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको दोनों चीजों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अग्निमित्र। अग्निमित्र ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, जो कि इसके बाद राजा हुआ अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास जी ने अपनी किस रचना में शुंग शासक अग्निमित्र को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है? महाकवि कालिदास जी, जिनका समय गुप्त काल को माना जाता है, हालांकि बहुत सारे विद्वान जो हैं महाकवि कालिदास को काफी पहले का मानते हैं, तो खैर उस चीज में हम लोग नहीं जाते हैं। तो महाकवि कालिदास जी ने अपनी किस रचना में शुंग शासक अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र का बेटा था, इसको अपना नायक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो महाकवि कालिदास जी द्वारा एक नाटक लिखा गया था मालविकाग्निमित्रम। मैं यहां लिख देता हूं मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम दोनों एक साथ है, तो मालविकाग्निमित्रम। तो इस नाटक का जो नायक था मालविकाग्निमित्रम, यहाँ पर अग्निमित्र भी आ रहा है इस नाटक के नाम में, तो अग्निमित्र यहाँ के नायक थे और मालविका नायिका थी। तो ध्यान रखना है, महाकवि कालिदास जी की मालविकाग्निमित्रम में शुंग शासक अग्निमित्र को नायक के रूप में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ रखे हैं, तो देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद जो है अपना कण्व वंश आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो शुंग वंश के बारे में हमको कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो पहला तो आपको याद रखना है पुराण, दूसरा है बाण का हर्षचरित, जो हर्षवर्धन का राजकवि था बाण, उसके हर्षचरित से भी शुंगों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था, जिसने पाणिनि के अष्टाध्यायी के ऊपर महाभाष्य लिखा था। उसके बाद महाकवि कालिदास जी की रचनाएं, उनमें से जो मालविकाग्निमित्रम है, इसके बाद दिव्यावदान याद रखेंगे, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के रचनाएं। तो इन सब चीजों से पुष्यमित्र शुंग और उसके उत्तराधिकारियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, शुंग शासकों के विषय में। एक और यहाँ पर ऐड कर लेंगे, गार्गी संहिता। गार्गी संहिता ये भी जो है शुंग वंश के विषय में जानकारी देती है। अच्छा, यहाँ मैंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, इसके अलावा भी कुछ और छोटे छोटे ग्रंथ हैं जिनसे शुंगों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, तो इसको तो कम से कम आपको याद रखना जरूरी है। गार्गी संहिता को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी किस स्थान को बनाई? तो शुंगों की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र, जो मौर्यों की राजधानी थी, वही शुंगों की राजधानी थी। लेकिन शुंग शासकों के समय में एक दूसरे स्थान का भी महत्व काफी बढ़ गया था, वो था विदिशा। आगे चल करके शुंगों की राजधानी यही थी, विदिशा। तो दोनों काफी महत्वपूर्ण स्थल थे। तो पहले तो राजधानी पाटलिपुत्र ही रही होगी, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में ही बृहद्रथ की हत्या की होगी, तो वही राजधानी रही होगी। बाद में फिर विदिशा का महत्व बढ़ता गया होगा। तो दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे, पाटलिपुत्र और विदिशा। हरिवंश में पुष्यमित्र शुंग की ओर संकेत करते हुए उसे औदभिज, यहां मैंने लिखा है अलग से औदभिज, इस टाइप से कुछ लिखा जाता है, तो औदभिज कहा गया है। इसका क्या अर्थ है? तो हरिवंश, इसमें जो है पुष्यमित्र शुंग की ओर इशारा करते हुए इसको औदभिज कहा गया है। तो इस शब्द का आपको मतलब बताना है। तो औदभिज का मतलब होता है अचानक उठने वाला, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि साधारण हो। ये क्या था? एक सेनापति मात्र था, हालांकि सेनापति भी बहुत बड़ा पोस्ट होता है, लेकिन किसी राजघराने से संबंधित नहीं था, राजकुल से संबंधित नहीं था। तो अचानक ये जो है अपने राजा की हत्या कर देता है, और जो सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, वो भी बिल्कुल इसका विरोध नहीं करते हैं, और पुष्यमित्र शुंग जो है अचानक से राजा बन जाता है। तो मतलब ये अचानक से उठा था, अचानक से इसकी क्या कहेंगे, बढ़ोतरी हुई थी। तो इसको जो है औदभिज कहा गया है। तो कहाँ बोला गया है? हरिवंश में। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के शासकों का शासन काल था। तो ये क्या पूछ रहा है? शुंग वंश के शासकों का शासन काल था। अच्छा, कब से कब तक था ये आपको बताना है। तो
184 ईसा पूर्व, कई स्थानों पर आपको 85 भी मिलेगा। 184 अथवा 185 ईसा पूर्व से लेकर के 112 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। 184 ईसा पूर्व से 112 ईसा पूर्व तक शुंग शासकों ने शासन किया था। माफी चाहूंगा 112 वर्ष इन्होंने शासन किया था। एक मिनट में आपको शुरू से बताता हूं इसको। तो 184 ईसा पूर्व अथवा 85 ईसा पूर्व से इनका शासनकाल शुरू होता है, जो कि 73 ईसा पूर्व तक चलता है। टोटल कितने वर्ष इन्होंने शासन किया? तो 112 वर्ष। 112 वर्ष इन्होंने शासन किया था, 184 से 73 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखना, टोटल 112 वर्ष इन्होंने शासन किया था। पुराणों से इनके शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, मतलब कितने वर्ष इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा है? देखो, पुष्यमित्र शुंग जिसके विषय में कहा जाता है कि ये ब्राह्मण थे, लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ है, ऐसा कोई लेखक है जिसने पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा है? अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है। तो ये कौन कहता है? बाण कौन था? जिसने हर्षचरित की रचना की थी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाण हर्षचरित का रचनाकार, तो उसने जो है हर्षचरित में पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा है? अनार्य कहा है। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में यवनों का आक्रमण हुआ था, किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो गार्गी संहिता, इससे जो है जो यवन थे, हिंद यवन, जिनको बैक्ट्रियन भी बोला जाता है, तो उनके आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। हिंद यवन शासकों की, या फिर बैक्ट्रियन कह लो, या फिर इंडो ग्रीक कह लो, तो उनके आक्रमण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है गार्गी संहिता में। इसके अलावा महाकवि कालिदास जी के मालविकाग्नि मित्रम से भी यवनों के आक्रमण के उल्लेख में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को कितनी बार परास्त किया था? तो ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बुरी तरह से 2 बार यवनों को परास्त किया था। 2 बार, इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था। यवनों के प्रथम आक्रमण में नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये भी काफी पूछा जाता है। तो डेमेट्रियस का नाम याद रखेंगे। तो डेमेट्रियस ये जो है अपना क्या कहते हैं, यवनों का नेतृत्व करता था। जब प्रथम बार यवनों ने आक्रमण किया तो डेमेट्रियस के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, मालविकाग्नि मित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने किस यवन सेनापति को सिंधु नदी के तट पर परास्त किया था? तो मालविकाग्नि मित्रम कालिदास जी द्वारा लिखा गया था। तो इसमें जो है पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र, उसके द्वारा यवन सेनापति को सिंधु नदी के तट पर परास्त करने का उल्लेख मिलता है। तो आपको बताना है कि किस यवन सेनापति को इसने परास्त किया था। तो उसका नाम याद रखेंगे, काफी फेमस आदमी है, मिनांडर। क्या नाम है उसका? मिनांडर, जिसको मिलिंद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिलिंद भी बोला जाता है, मिनांडर अथवा मिलिंद। इसको जो है पुष्यमित्र शुंग के पौत्र था वसुमित्र, तो उसने बुरी तरह से परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक था। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, इसी ने देवभूति की हत्या कर दी थी। देवभूति कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक। तो उसकी हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, अग्निमित्र अपने पिता के शासनकाल में किस स्थान का उपराजा था? तो अग्निमित्र मालविकाग्निमित्रम का नायक, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र, ये अपने पिता के शासनकाल में विदिशा का उपराजा हुआ करता था, विदिशा का। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश को गुप्त काल का पूर्वगामी कहा जाता है? तो शुंग शासकों को गुप्त वंश का पूर्वगामी बोला जाता है, क्योंकि गुप्तों के समय में जिस प्रकार से वैदिक धर्म, हिंदू धर्म का उत्थान हुआ, ठीक वैसे ही शुंग के समय भी हुआ था। तो इसी कारण से गुप्तों का पूर्वगामी शुंग शासक